भारत का दुश्मन और खूंखार आतंकी अपने घर से निकलता है, अनजान लोग उसे घेरते हैं, उसके सीने में गोलियां उतार देते हैं, मौत हो जाती है। यह कहानी आपने बीते 1 सालों में कई मौक़ों पे सुनी होगी और एक हालिया खबर भी सुनी होगी। 18 मई को लश्कर तैयबा के एक शीर्ष आतंकवादी सैफुल्लाह खालिद की पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हत्या कर दी गई। मतली फलकारा चौक में मौजूद अपने घर से जब वो बाहर निकला, आड़ में छुपे 3 अज्ञात लोगों ने उसे अचानक से घेर लिया और उस पर गोलियां बरसाने लगे, भाग गए। दोस्त यारों ने खालिद को अस्पताल में भर्ती कराया, वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन ये खबर हमारे लिए बहस तलब क्यों है, ये जानने के लिए चलिए साल 2006 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार को बने 2 साल हुए थे और आतंकी संगठनों ने सरकार के इंटेलिजेंस सिस्टम की पोल खोलकर रख दी थी। कभी जम्मू रेलवे स्टेशन तो कभी नागालैंड के दीमापुर रेलवे स्टेशन पे बम फोड़े जा रहे थे, कभी अयोध्या में राम जन्मभूमि पर अटैक किया जा रहा था तो कभी यूपी के जौनपुर में श्रमजीवी एक्सप्रेस में धमाके किए जा रहे हैं। हर एक अलर्ट नाकाफी, निर्दोष लोगों की हत्याएं जारी थीं। अक्टूबर 2005 में हुए दिल्ली बम धमाकों और मार्च 2006 में वाराणसी में हुए बम धमाकों ने सुरक्षा बलों को और अलर्ट पे ला दिया था। सुरक्षा बलों को इनपुट मिला, जो भी जगह एस्टेब्लिशमेंट के लिए ज़रूरी थी या जिस भी जगह का कोई राजनीतिक या धार्मिक महत्व हो सकता था, वो सब आतंकियों के लिए ईजी टारगेट है। ऐसी तमाम जगहों पर पहले से ज़्यादा चौकन्नी आंखें डिप्लॉय कर दी गई। ऐसी ही एक जगह थी महाराष्ट्र के नागपुर में मौजूद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यानी आरएसएस का मुख्यालय। जून 2006 की पहली तारीख, भोर के 4 बजे का वक्त आरएसएस ऑफिस के पास जवानों का कड़ा पहरा था। गश्ती पर चल रहे जवानों ने स्पॉट किया कि मुख्यालय की ओर एक सफेद रंग की एम्बेसडर कार चली आ रही है। इस कार पर लाल बत्ती लगी थी। जवानों को लगा कि कोई हाई वैल्यू व्यक्ति इस ऑफिस में आ रहा है, लेकिन ब्रीफ एकदम साफ दिए गए थे कि किसी को बिना जांच के आगे नहीं जाने देना है, क्योंकि नागपुर में आतंकियों के आत्मघाती स्क्वाड का एक जत्था एंटर कर चुका है, ऐसा इंटेल था। जवानों ने ब्रीफ का पालन किया। गाड़ी को रुकने का इशारा, वो फौरन नहीं रुकी, लेकिन आरएसएस ऑफिस के मेन गेट से 100 मीटर दूर आकर खड़ी हो गई। इंजन चालू रहा। सुरक्षा बलों के जवान धीरे धीरे कार के पास पहुंचे। अंदर झांक के देखा तो 20-22 साल के 3 लड़के बैठे हुए थे। जवानों ने उनसे जांच वास्ते गाड़ी से नीचे उतरने के लिए कहा। कार के अंदर से कोई जवाब नहीं। सुरक्षा बलों ने थोड़ा जोर डाला तो कार में सवार लोगों ने एक्सीलरेटर पर पैर दबा दिए। गाड़ी फिर से आरएसएस मुख्यालय की ओर बढ़ गई। सामने एक पुलिस बैरिकेड लगा था, गाड़ी ने उसे तोड़ दिया। गेट एकदम सामने दिख रहा था। योजना थी कि सीधे आरएसएस ऑफिस में घुस जाएं, लेकिन सुरक्षा बलों की गाड़ी पीछे लग गई थी। जवानों को दिख रहा था कि गाड़ी के अंदर मौजूद लोगों ने हथियार निकाल लिए हैं। कुछ 1 सेकंड्स में ही कार के भीतर से फायर खुल गया। सुरक्षा बलों पर गोली चलाई जाने लगी। जवाबी फायरिंग हुई और कार में मौजूद 3 लोगों को खत्म कर दिया गया। कुछ ही देर बाद तीनों ही आतंकियों की डेड बॉडी को गाड़ी से बाहर निकाला गया। कार की तलाशी ली गई। अंदर से 3 AK-56 राइफल्स, कई सारे राउंड्स, 5 किलो RDX और 14 हैंड ग्रेनेड बरामद हुए थे। इसके अलावा एक टिफिन बॉक्स भी गाड़ी से बरामद हुआ था। उसे भी RDX से ठसाठस भरा गया था। प्लान था कि आरएसएस ऑफिस के अंदर घुसकर आत्मघाती हमला किया जाए। वो प्लान इन 3 आतंकियों की मौत के साथ ही खत्म हो गया था। आतंकियों की पहचान हुई, तीनों लश्कर से जुड़े हुए। तीनों को किसने भेजा, किसने प्लान तैयार किया, इसको लेकर जांच एजेंसियों की सुई एक शख्स पे आके टिक गई। शख्स का असल नाम नहीं पता था। जानकारी इतनी थी कि ये बंदा ऑपरेट करता है पड़ोसी देश नेपाल में बैठकर। इस बंदे की सही शिनाख्त हुई साल 2008 में। इस साल 31 दिसंबर के दिन यूपी के रामपुर ज़िले में एक आतंकी हमला हुआ। ये हमला यहाँ हाईवे पर मौजूद सीआरपीएफ के ग्रुप सेंटर पे था। 2 आतंकी सेंटर के गेट नंबर 1 से अंदर दाखिल हुए और वहाँ मौजूद सीआरपीएफ जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। ग्रेनेड फेंकने लगे। देखते ही देखते सीआरपीएफ के 7 जवान और एक रिक्शा चालक, ये इनकी मौत हुई। आतंकी हमला करने के बाद मौके से फरार हो गए। इस केस में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का इमरान शहजाद, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का मोहम्मद फारूक, बिहार का सबाउद्दीन उर्फ शहाबुद्दीन, मुंबई के गोरेगांव का फ़हीम अंसारी, यूपी के प्रतापगढ़ ज़िले का मोहम्मद कौसर, बरेली के बहेड़ी थाने का गुलाब खान, मुरादाबाद के मिलक कामरू गाँव का जंग बहादुर बाबा और रामपुर का मोहम्मद शरीफ शामिल थे। इन सभी से कड़ी पूछताछ के बाद नेपाल में बैठे शख्स की शिनाख्त पक्की हुई। बंदे का नाम सैफुल्लाह खालिद।
उसे रज़ाउल्ला, मोहम्मद सलीम या विनोद कुमार के नाम से भी जाना जाता था। उसने अपने कई नाम रखे हुए थे। वो साल 2000 से ही नेपाल के काठमांडू में काबिज था और वहां पर लश्कर के टॉप कमांडर हाफिज सईद और अबू अनस के कहने पर गया था। काम था कि लश्कर के काम के लिए फंड जुटाना, जाली नोटों के कारोबार में हाथ डालना और सब कामों से होने वाली कमाई को लश्कर आतंकियों की भर्ती और ट्रेनिंग में लगाना। खबरें बताती हैं कि खालिद धीरे धीरे लश्कर के नेपाल मॉड्यूल का प्रमुख बन गया था। भारत और नेपाल बॉर्डर पर लोगों और सामानों की तस्करी में भी उसने हाथ डाल दिए थे। उसे फायदा मिला था भारत और नेपाल की आपसदारी का। दरअसल ये दोनों देश जो हैं आपस में 1751 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। क्योंकि दोनों देश सांस्कृतिक, सामाजिक और भौगोलिक स्तर पर इतनी समानताएं साझा करते हैं, तो यहाँ साल 1950 में एक समझौता हुआ कि हमारी सीमाएं एक दूसरे के नागरिकों के लिए खुली रहेंगी। साथ ही दोनों देशों के बीच परस्पर आवाजाही भी कम से कम पेपर वर्क और कम लाल फीताशाही के साथ होगी। और तब से ये क्रम अब तक चला आ रहा है। और इसी समझदारी का फायदा वो लोग उठाते हैं जिन्हें क्रॉस बॉर्डर अवैध व्यापार करना होता है। मान लीजिए किसी पाकिस्तानी को भारत में अवैध व्यापार करना है या आतंकी गतिविधि को अंजाम देना है, उसके लिए वो व्यक्ति सबसे पहले पाकिस्तान से नेपाल आएगा और फिर भारत के साथ सहज संबंधों का बेजा लाभ उठाकर वो अपनी गतिविधि यहाँ पर शुरू करेगा। वहीं कई बार अवैध तरीकों से भी पाकिस्तानी नागरिक भारत में एंट्री के लिए यही नेपाल वाला रूट अपनाते हैं। प्रचलित उदाहरणों से समझें तो इस लिस्ट में पाकिस्तान की नागरिक सीमा हैदर का भी नाम रखा जा सकता है, जिन्होंने साल 2023 में बरास्ते नेपाल भारत में एंट्री ली और ग्रेटर नोएडा के रहने वाले सचिन के साथ विवाह किया। अगर खबरें खंगालें तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे जहां आईएसआई के जासूसों ने भी भारत में एंट्री के लिए इसी नेपाल गेट का, नेपाल रूट का सहारा लिया है और बाद में उन्हें पकड़ भी लिया गया है। सैफुल्ला ने भी इसी रूट का लाभ उठाया और शुरू कर दी भारत में घुसपैठ। उसके साथ 2 और आतंकी नेपाल में मौजूद थे। पहला लश्कर का कमांडर आजम चीमा उर्फ बाबा जी और दूसरा लश्कर का अकाउंटेंट याकूब। साल 2009 के आसपास भारत की एजेंसियां एक्टिव हुई और नेपाल में लश्कर के मॉड्यूल की तोड़फोड़ शुरू हो गई। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, कुछ की लाशें गिरी और जो बचे वो भाग गए। इन भागने वालों में से एक खालिद की टीम भी थी, वही सैफुल्ला खालिद जैसे ही भागकर पाकिस्तान आया, हाफिज सईद ने उसे एक और काम सौंपा। कहा कि तुम्हें लश्कर के साथ अब मेरे एक और संगठन का काम संभालना है। संगठन का नाम आपने सुना होगा, जमात-उद-दावा। खालिद ने काम शुरू किया। इस बार टीम में बदलाव हुआ। उसके साथ थे यूसुफ मुजम्मिल इकबाल हाशमी और मोहम्मद यूसुफ ताइबी। ये तीनों भी लश्कर और जमात के लिए काम करते थे। इन तीनों ने मिलकर पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बादिन और हैदराबाद में अपनी गतिविधि बढ़ाई। काम वही पुराना, पैसा जुटाना, आतंकी बनाना। 6 और 7 मई 2025 की दरमियानी रात जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तो खालिद की जान पर भी बन आए। इंडिया टुडे में प्रकाशित अरविंद ओझा की रिपोर्ट बताती है कि खालिद को वार्निंग भी दी गई कि वो अपना आना जाना सीमित रखे। वार्निंग किसने दी? पाकिस्तान के हुक्मरान ने कहा कि ज़्यादा मूवमेंट न करें, उसकी जान को खतरा है, ऐसे आगाह भी किया गया था। ये खतरा होना लाजिम था क्योंकि ऑप सिंदूर के दौरान भारत ने बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद और लाहौर के मुरिदके में लश्कर के सेटअप्स को भारी नुकसान पहुंचाया था। कई आतंकियों के मौत की खबरें भी आई थीं। लिहाजा 2 दशक से हमारी एजेंसियों के रडार पर बने हुए खालिद को लेकर पाकिस्तानी हुकूमत की चिंता वाजिब तो थी, लेकिन सूत्र जानकारियां कुछ और भी देते हैं। वो कहते हैं कि आईएसआई को भारत की चिंता तो थी, लेकिन वो अपने घर में पनप रहे दहशतगर्दों को भांप नहीं पा रहे थे। उड़ती खबरें बताती हैं कि पाकिस्तान में जो भी आतंकी संगठन पनप रहे हैं, उन्होंने सरकारी शह पे गुंडई शुरू कर दी है। लिहाजा उनके अपने ही मुल्क में उनकी दुश्मनी शुरू हो गई है। कौन कहां से पैसा उगाहेगा, ड्रग्स वाले रूट पर किसका कंट्रोल रहेगा, किसको फंडिंग मिलेगी और कौन सरकार का कितना दुलरुआ बनेगा, इन सब पर ही सबकी गाड़ी अटकी रहती है। और इस चक्कर में आतंकी संगठनों की आपस में गैंग वॉर शुरू हो गई धीरे धीरे। अब आपको ध्यान होगा कि हाल के दिनों में पाकिस्तान और नेपाल के अलग अलग इलाकों में लश्कर और जैश के अलग अलग ऑपरेटिव मारे जा रहे हैं। तरीका एक जैसा है कि वो घर से निकलते हैं, कुछ असलाहधारी गोली मारकर चले जाते हैं, या फिर वो घर में बैठे होते हैं तो भी असलाहधारी गोली मारकर चले जाते हैं। अधिकांश लोगों को लगता है कि अनजान शूटर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिर पर कफन बांधा हुआ है और एक एक करके आतंकियों का सफाया कर रहे हैं। लेकिन एक थ्योरी ये भी है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी सड़क पर आ गई है, आतंकियों के समूह आपस में लड़ मर रहे हैं। बस कभी कभी कुछ बड़े नाम भी इसका शिकार बन जाते हैं। इसी क्रम में 18 मई की दोपहर अपने घर से बाहर निकला सैफुल्ला खालिद। 3 असलाहधारियों ने उसे घेरा, गोलियों से भून डाला। उसके फ्यूनरल की तस्वीरें सामने आई। सामने थी खालिद की लाश पाकिस्तान के झंडे में लिपटी हुई, आसपास लश्कर के दूसरे सदस्य फातिहा पढ़ते हुए।
तो ये थी सैफुल्लाह खालिद की कहानी जो ख़त्म हो गई। क्या राय है आपके इस पूरे कंटेंट पे, इस वीडियो पे, हमें ज़रूर बताइएगा। मैं सिद्धांत, कैमरे के पीछे दानिश, आप लल्लन टॉप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।